me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सैन एम्पर को। इस मोड पर सैन एम्पर और फीमेल सैन ये दोनों बात कर रहे होते हैं। सैन एम्पर फीमेल सैन से कहता है इसका मतलब कि हमारे एंशिएंटर्स ने जो प्रेडिक्शन करी है वो प्रेडिक्शन बिल्कुल राइट है। फीमेल सैन एम्पर से कहती है असल में ये चीज़ पहले मैं भी नहीं जानती थी, फिर मैं प्रेडिक्शन को काफ़ी ध्यान से समझा और फिर मैंने गोकू और बार्डोक इनके सारे इवेंट्स को देखा। फिर जब इन्होंने मेरे बड़े भाई को हराया तब मुझे ये समझ में आया कि जब ये किसी सैन एम्पर को हराएंगे तब उस सैन एम्पर की मौत नहीं होगी पर सील इन्हें ज़रूर से मिलेगा। फीमेल सैन बाद में कहती है कि गोकू और बार्डोक इन दोनों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो दोनों यहाँ पर आएंगे। ये प्रेडिक्शन काफ़ी टाइम पहले ही हो चुकी है और इस मोड पर आपको उन्हें नहीं बताना है, ना ही मैं उन्हें बताऊँगी। और साथ ही में जितने भी सैन एम्पर हैं उनमें से किसी को भी गोकू और बार्डोक के बारे में इन्फॉर्म ना किया जाए तो ही अच्छा रहेगा। मैंने इसे काफ़ी लंबे टाइम तक छुपा के रखा था। फिर फीमेल सैन एम्पर के रूम से चली जाती है। इस मोड पर फीमेल सैन के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले ये चेक करना कि गोकू और बार्डोक ये दोनों क्या कर रहे हैं। फिर जब फीमेल सैन गोकू और बार्डोक को देखती है तब वो देखती है कि गोकू और बार्डोक दोनों ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हम देखते हैं बार्डोक काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पावर अप करता है और बार्डोक पावर अप करके अपनी सेमी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके अंदर बार्डोक के बाल सिल्वर कलर के हो जाते हैं, वही लाइट ट्रांसफॉर्मेशन की सेकेंड या थर्ड स्टेज। गोकू भी अपने शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। गोकू अपने शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जाते ही बार्डोक गोकू को एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है। फिर गोकू भी बार्डोक के खिलाफ एक पंच को शूट करता है। इन दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं। इससे होता ऐसा है कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर गोकू बार्डोक के खिलाफ की अटैक्स को शूट करता है पर बार्डोक उन सारे की अटैक्स को दूसरी जगह पर रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर गोकू बार्डोक से कहता है तो डैड मुझे लगता है हमें एक लेवल और अप जाना चाहिए। बार्डोक गोकू की बात को एग्री करता है। फिर बार्डोक और गोकू दोनों ही अब तक की उनकी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन पे जाने लग जाते हैं। इस मोड पर गोकू और बार्डोक दोनों ही अब तक की उनकी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ लड़ रहे होते हैं। इस मोड पर कौन जीतेगा हम नहीं जानते, पर हाँ इनकी फ्रेंडली बैटल धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मोड लेने लग गई थी। इस मोड पर कौन जीतेगा हम अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते थे, बट इस मोड पर गोकू बार्डोक से डोमिनेट कर पा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लेवाइटन को। इस मोड पर लेवाइटन गोकू और बार्डोक इन दोनों की एनर्जी को काफ़ी इजीली सेंस कर पा रहा था। लेवाइटन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। वो कहता है हो सकता है प्रेडिक्शन राइट हो रही हो और ना भी हो सकता है, हमें यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, जब वो मेरे पास आएंगे तब देखा जाएगा। फिर सीन वापस से गोकू और बार्डोक इन दोनों की बैटल की ओर जाता है। हम देखते हैं गोकू एक पावरफुल सा कामेहामेहा बार्डोक को मारता है और बार्डोक आउट हो जाता है। इस मोड पर गोकू ने बार्डोक को 1v1 बैटल में हरा दिया है। फिर सीन एक ऐसी जगह पर शिफ्ट होता है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम एक शिप को देखते हैं और इस मोमेंट पर ये जो शिप है ऐसा लगता है कि ये शिप किसी इंटरगैलेक्टिक कॉन्करर की है। इस शिप के अंदर इतने सारे अलग अलग टेम्पलेट्स हैं और इतने पावरफुल टेम्पलेट्स हैं, अगर वो किसी साइंटिस्ट के हाथ लग गए तो वो एक साल के अंदर ही पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेगा और काफ़ी सारी रिसोर्सेज भी इसके अंदर है। फिर सीन उस शिप के अंदर जाता है और हम देखते हैं गोहान को। इस मोड पर गोहान उस शिप के बाहर देख रहा होता है। तभी गोहान के पास एक हाफियन आती है। वो गोहान से कहती है फादर ग्योतारो और आकाजा इन दोनों को उनके रास्ते में, उनके मिशन के रास्ते में एक स्पेस पॉड मिल गया था। जब उन लोगों ने उस स्पेस पॉड को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि उसके अंदर एक फीमेल सैन थी। इस मोड पर वो लोग उस फीमेल सैन को लेकर शिप पर आ चुके हैं। गोहान जैसे ही ये सुनता है कि आकाजा और ग्योतारो इन दोनों के रास्ते में उन्हें एक फीमेल सैन मिली तो ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बात होने वाली थी, क्योंकि इस मोड पर सैयद काफ़ी ज़्यादा दूर है और सैयद अभी तक इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हुए हैं कि वो स्पेस में इतनी दूर तक ट्रैवल कर सके। तो इस मोड पर गोहान के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आने लग गए थे। तो गोहान ये जानने के लिए खुद ही उस फीमेल सैन के पास जाने लग गया और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अभी गेस कर लिया होगा कि ये कौन है।
इस मोड पर गोहान ये सब जानने के लिए खुद उस वार्ड में जा रहा था जिस वार्ड में केल को रखा गया था, और इस मोड पर गोहान के पीछे आ रही थी वो सेयन जिसने गोहान को रिपोर्ट करी थी। फिर वो आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें कहती है। वो कहती है कि उसके पास से उन्हें एक ऐसी बुक मिली जो एंशिएंट सेयन लैंग्वेज की है, पर अजीब बात तो यह है कि उस फीमेल सेयन को उस बुक में क्या लिखा है वो बिल्कुल भी नहीं पता। इस मोड पर गोहान उस वार्ड में पहुंचता है जिस वार्ड में इस मोड पर केल है, और फिर हम देखते हैं कि केल को इस मोड पर स्ट्रेचर पे लेटाया गया है और दो लड़कियां उसे बार बार स्कैन किए जा रही थी। गोहान कहता है तुम इसे बार बार स्कैन क्यों कर रही हो। इस मूवमेंट पर वो दो लड़कियों में से एक लड़की कहती है फादर, इस मोड पर ये जो लड़की है ये एक सेन है, पर इसका जो टाइम स्पैन है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये मुश्किल से 100 ईयर्स तक सर्वाइव कर पाएगी। वाकई में ये एक सेयन के लिए काफ़ी ज़्यादा कम टाइमिंग है। हमने जब पहली मशीन में इसे चेक किया तब हमें लगा कि वो मशीन ख़राब हो गई है, और फिर हम लोगों ने पूरे 25 मशीन में इसे चेक किया और ये 26 मशीन है और ये लास्ट मशीन है। इसके बाद हमें लगता है हमें सारी मशीन को एक बार चेक करना पड़ेगा। दूसरी लड़की गोहान से कहती है फादर, मुझे लगता है कि मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों से ज़रूर कोई ना कोई गलती हो गई होगी। इसकी वजह से यहाँ पर इसका इतना कम टाइम स्पैन दिखा रहा है। एक मशीन ख़राब हो गई होगी, 2 मशीन ख़राब हो गई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मशीन ख़राब हो गई होगी, पर 26 मशीन का ख़राब होना एक टाइम पर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस मोड पर गोहान उन दो लड़कियों से कहता है जैसे ही ये पूरी तरह से ठीक हो जाए तो इसकी सारी रिपोर्ट्स को और इसे मेरे पास लेके आना, और हो सके तो उसकी बुक को भी मेरे पास लेके आना। उनमें से एक लड़की गोहान से कहती है फादर, वो बुक एक एंशिएंट बुक हमें लगी, इसकी वजह से हमने उसे कार्बन डेटिंग के लिए भेज दिया है। कुछ टाइम के बाद उस बुक की कार्बन डेटिंग रिपोर्ट्स गोहान के पास आ जाती है और गोहान के पास वो बुक भी आ जाती है, और कार्बन डेटिंग रिपोर्ट्स में ये पता चला है कि ये जो बुक है इसकी अकेले की एज पूरे 10,000 ईयर्स है। इस मोड पर गोहान इस किताब को पढ़ना स्टार्ट करता है। गोहान इस किताब में पढ़ता है कि कैसे इन गॉड्स ने सेयन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी करी है। गोहान जैसे जैसे उस बुक को पढ़ रहा था वैसे वैसे उसे मल्टीवर्स के सेयन्स के ऊपर दया आ रही थी और मल्टीवर्स के गॉड्स के ऊपर गुस्सा। इस मोड पर गोहान ये डिसाइड करता है कि वो अभी मल्टीवर्स पर अटैक करने जाएगा, पर फिर वो सोचता है कि अगर मल्टीवर्स के गॉड्स इतने पावरफुल हुए कि वो गोहान को मारने में कामयाब हो गए तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें अलग मिक्सडअप हो जाएगी, और वो गोहान अपने बच्चों के जाने से ही नहीं जाने दे सकता। इसकी वजह से गोहान मल्टीवर्स की तरह अपनी शिप को ना मोड़कर सेयन रिल्म की ओर अपनी शिप को मोड़ देता है। केल की रिपोर्ट्स आ गई थी और अब केल भी थोड़ा सा ठीक फील करने लग गई थी। इसकी वजह से केल और केल की रिपोर्ट्स को गोहान के पास देने का डिसाइड किया जाता है। फिर वो फीमेल सेयन केल को लेने आती है। वो केल को लेकर गोहान के पास जा रही होती है। वो रास्ते में केल से कहती है कि वो मेरे फादर है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो उनके भी फादर है, तो तुम्हें उसे तमीज़ से ही बात करनी है, उनसे काफ़ी अच्छे से बात करना, उन्हें ऊंची आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं, और कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। इस मोड पर केल के साथ वो लड़की भी होती है जिसने केल की रिपोर्ट्स को निकाला है। इस मोड पर वो लड़की केल से कहती है कि हो सके तो वहाँ पे शांति से खड़ी रहना, जब फादर कुछ पूछे तभी जवाब देना, उसके अलावा कुछ भी मत कहना। फिर जब केल फाइनली गोहान की केबिन में पहुँचती है, वो गोहान को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। वो गोहान से कहती है गोहान, क्या ये तुम हो। इस मोड पर जो लड़की उसकी रिपोर्ट को लेके आई थी और वो भी उस मोड पर केबिन में मौजूद थी, वो जैसे ही सुनती है कि केल ने गोहान को उसके नाम से आवाज़ दी और वो भी काफ़ी ज़ोर से बोला, वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। इस मोमेंट पे उसे समझ नहीं आ रहा उसे क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि गोहान का नाम इतने ज़ोर से कोई भी नहीं ले सकता। गोहान केल की बात का जवाब देता है कि हाँ, मेरा ही नाम गोहान है और तुम मुझे कैसे जानती हो। फिर केल ज़रा सी सोचती है। वो कहती है शायद से जिस गोहान को मैं जानती हूँ आप वो नहीं हो। गोहान एक हल्की सी स्माइल करता है और केल से कहता है मुझे लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो चुकी हो, पहले पानी पियो, और गोहान उसे पानी का ग्लास ऑफर करता है। केल ज़रा पानी पीती है। गोहान कहता है कि देखो, वैसे मैं ये बुक तो पढ़ूंगा जो तुम्हारे पास से मुझे मिली है, पर तुम यहाँ पर क्यों आई हो तुम्हें खुद को पता ही होगा, तो तुम मुझे वो सारी चीज़ें बताओ, फिर मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करूँगा। इस मोड पर केल गोहान को अपनी कहानी बताना स्टार्ट करती है, पर वो ऐसे टोन में कहानी बता रही होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा सैड टोन लग रहा होता है। इस मोमेंट पर गोहान को कहानी सुनने से पहले ही तरस आने लग जाता है। केल कहती है कि वैसे मैं सेयन्स की हिस्ट्री जोग्राफी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती, पर हाँ, मैंने जो हालात अपनी आंखों के सामने देखे हैं आज मैं उन्हीं हालातों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। हमारे मल्टीवर्स में पूरे 12 अलग अलग यूनिवर्सेस रहते हैं
और उन 12 यूनिवर्सेस में सिर्फ 2 ही यूनिवर्स ऐसे हैं जिसके अंदर साइंस वास करते हैं। एक है यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6, और यूनिवर्स 7 के यूनिवर्स को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने इरेज कर दिया है। इसकी वजह से यूनिवर्स 7 के कुछ कम ही साइंस सर्वाइव कर पाए हैं। फिर केल आगे बताती है कि यूनिवर्स 7 में कुछ ही साइंस इस मोमेंट पर सर्वाइव कर पाए हैं, पर उनका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे बिल्कुल भी चैन नहीं है। वो उन साइंस को हरेस करते रहता है, वो उन्हें धमकी देते रहता है कि मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा। मैं आपको यूनिवर्स 7 की क्या ही बात बता रही हूँ। इवन तो मैं जो यूनिवर्स 6 प्लैनेट है, प्लैनेट सडाला, हमारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे भी इरेज करने की धमकी देते रहता है। और उसने एक बार कहा था कि अगर मेरी सिस्टर उसे कुछ ज़्यादा कह देती है तो फिर वो मेरी सिस्टर को इरेज कर देगा पूरे एग्जिस्टेंस से। ये कहते कहते केल रोने लग जाती है। वो कहती है कि सुपर सैयन गॉड यामोशी ने मुझे वो सीन दिखाया था जब प्लैनेट वेजिटा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। केल की बातें सुनने के बाद गोहान और वहाँ पे खड़ी दोनों ही फीमेल सैयन, इनकी इमेजिनेशन एक अलग ही लेवल पर पहुँच जाती है। इस मोड पर सिचुएशन ऐसी है कि जो फीमेल सैयन होती है, जो इस मोमेंट पर केल के डॉक्यूमेंट्स को लेके आई होती है, वो ये सुनते ही काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि वहाँ के सैयन्स की लाइफ कैसी होगी और जो वहाँ के सैयन्स के साथ ये सब कर रहे होंगे वो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। इस मोड पर गोहान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। उसके हिसाब से इस मोड पर मल्टीवर्स के सारे ही गॉड्स पूरी तरह से प्योर रिवील होंगे कि उन लोगों ने सैयन्स के साथ ये सब किया। ये सब सुनने के बाद गोहान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, पर गोहान एकदम से अटैक नहीं करता। गोहान अपना माइंड यूज़ करता है। गोहान सबसे पहले उसकी जितनी भी फोर्सेस है, सारी फोर्सेस को अपनी मेन शिप की ओर बुलाता है। और इस मोमेंट पर गोहान भी अपनी मेन शिप पर नहीं है, तो गोहान भी अपनी इस डमी शिप से मेन शिप की ओर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं गोहान की मेन शिप। इस मोमेंट पर गोहान की जो डमी शिप है वो जाकर मेन शिप के साथ कनेक्ट हो जाती है, और हम देखते हैं कि काफ़ी सारी छोटी छोटी शिप्स इस शिप को कनेक्ट हो रही थी। मतलब कि सारे ही सैयन्स अपने मिशन से वापस आ चुके हैं। कुछ के मिशन कंप्लीट हो चुके हैं, पर कुछ के मिशन कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि गोहान ने उन्हें बुला लिया था। फिर हम उसके अंदर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ टेम्पलेट्स को, जो इस मोड पर आर्मर टेम्पलेट्स है और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस लग रहे होते हैं। इस मोड पर सारे ही हाफ सैयन्स अपने बेस पर वापस आ चुके हैं और गोहान भी अपने मेन बेस पर होता है। तो सारे ही हाफ सैयन्स इसकी वजह गोहान से पूछते हैं। गोहान इनकी बात का जवाब नहीं देता। उसकी सेक्रेटरी कुछ कहे, गोहान उसे शांत कर लेता है। गोहान कहता है कि अभी इस मोमेंट पर हम हमारे होम प्लैनेट पर जा रहे हैं। ये सुनकर सारे ही हाफ सैयन्स थोड़े शॉक होते हैं, क्योंकि गोहान ने कभी वहाँ पर ना जाने का सोचा था, पर अब गोहान ही कह रहा है कि उन्हें उनके होम प्लैनेट पर जाना पड़ेगा। तो इसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह हो सकती है, बट उन्हें वहाँ पर पहुँचने के लिए 4 महीने अलग से लग जाएंगे। तो यहाँ पर गोहान और सारी ही हाफ सैयन फोर्सेस एक जगह पर रुकी हुई है। तो आपकी मैं देखो क्या करने आ चुका हूँ मैं रेक्स वाइटी। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर गोहान ऐसा लग रहा है कि वो बैटल के लिए तैयार हो रहा है, पर उसने हाफ सैयन्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। इस मूवमेंट से, इस एपिसोड से यहाँ पर 2 अलग अलग इवेंट होने के चांस हमें दिखकर आ रहे हैं। पहला इवेंट बन सकता है बैटल ऑफ गॉड, सैयन रेल्म के गॉड्स वर्सेस मल्टीवर्सल गॉड्स। तो इसमें क्या हो सकता है, अगर ये बैटल हुई तो कौन जीतेगा, और साथ में गोकू वर्सेस 12 सैयन एम्परर्स, हमें इसे भी नहीं भूलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन सा मूवमेंट यहाँ पे कंटिन्यू होगा? और साथ ही में इस वीडियो में हमें ये पता चला कि गोकू के पास उसकी टेल वापस कैसे आई। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल के आते, तो इनसे ऐसा हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल को चाहे कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।